दोस्तों एसके स्टडी 61 पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी भी मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। तो हम आज आप लोगों के लिए लेके आ गए गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, गुप्त साम्राज्य का पतन कहाँ पे हुआ, और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो गुप्त साम्राज्य में एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो गुप्त साम्राज्य में ग्रंथों की बात करें तो गुप्त साम्राज्य का जिक्र जो है ना वायुपुराण में किया गया है, ठीक है। और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में भी बहुत से ऐसी उनकी रघुवंशम नाम की पुस्तक है, उसमें भी किया गया है। तो अगर और गुप्त साम्राज्य की अगर अभिलेखों में बात करें तो प्रयाग प्रस्थ अभिलेख जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन जो प्रयाग प्रस्थ अभिलेख की उन्होंने रचना की थी। प्रयाग प्रस्थ अभिलेख में जो गुप्त साम्राज्य के बारे में पूरे उनके वंशजों के बारे में बताया गया है। तो हम चलते हैं गुप्त साम्राज्य के। गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। 240 ईस्वी में इसका स्थापना की थी और 280 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। सिर्फ इसके संस्थापक थे जो श्रीगुप्त जो है बहुत ही छोटे स्तर पर इस वंश की स्थापना की, बहुत ही छोटे स्तर पर। मतलब इसका अगर शासन देखा जाए तो इलाहाबाद के क्षेत्र के आसपास का मतलब कि यूपी, पूर्वी यूपी और बिहार का क्षेत्र और उधर मध्य प्रदेश से सटे हुए पार्ट का इस छोटे स्तर पर इसने शासन किया था शुरुआत में। और फिर अगर इसकी सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त वंश से, अगर शुरुआत में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो श्रीगुप्त आपको लगाना है। टाइम पीरियड अगर सबसे प्रथम पूछे गुप्त वंश का शासक कौन था तो आपको श्रीगुप्त लगाना है। श्रीगुप्त का टाइम पीरियड 240 ईस्वी से लेके 280 ईस्वी तक रहा। और फिर श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो घटोत्कच हुआ। घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी था। घटोत्कच ने भी 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक शासन किया। अब ये दो शासक ऐसे रहे जो बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक इन्होंने शासन किया इस क्षेत्रों पर। अब बात करते हैं घटोत्कच के बारे में थोड़ी बात करते हैं। गुप्त वंश का एकमात्र ऐसा शासक रहा जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। घटोत्कच जो है ना गुप्त वंश का एकमात्र ऐसा शासक रहा जिसने सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण की, ठीक है। अब घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, ठीक है। अब अगर पूछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। अब जब ये गद्दी पर 319-20 ईस्वी में बैठा, ठीक है, तो इसने एक संवत चलाया, गुप्त संवत, जिसे हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। कहीं के एग्जामों में 319 भी आपको 319 डैश करके 320 मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट जो टाइम पीरियड है यही है गुप्त वंश की स्थापना की, गद्दी पर बैठे। अब गद्दी पर जब ये बैठा था तभी इसने एक उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की। जो गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम शासक था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक हुआ। और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपने शासन प्रशासन की गद्दी संभाली, ठीक है। और गुप्त वंश शासन प्रशासन की गद्दी संभाली। ये भी एक बहुत ही सक्सेसफुल शासन रहा क्योंकि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। मतलब अपने राज्य की सीमा किसी दूसरे राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का मतलब यही हुआ कि अपने राज्य का साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है। तो अब चंद्रगुप्त सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो चलते हैं और एक और क्वेश्चन बनता है इसे, गुप्त वंश संवत की स्थापना जो है ना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अब चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो रहा समुद्रगुप्त रहा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त रहा। समुद्रगुप्त इसका टाइम पीरियड 335 ईस्वी लेकर 380 ईस्वी तक रहा। अब आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कि ये भी बहुत ही लंबा टाइम पीरियड रहा इसका, ठीक है। बहुत ही काफी समय तक इसने शासन किया। ये जो है ना दक्षिणावर्त के 9 शासकों और आर्यावर्त के दक्षिणावर्त के 12 शासकों और आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया, ठीक है। इसीलिए इसको विसेंट स्मिथ ने इसे समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संख्या दी।
किसने दी? भारत की नेपोलियन की संख्या विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को दी। ठीक है, और समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिशेन था। इसी के शासनकाल में इसने हरिशेन ने पर्यायप्रस्थ अभिलेख की रचना की। पर्यायप्रस्थ अभिलेख की रचना की जो कौशाम्बी में पहले स्थित था, लेकिन बाद में आगे मुगलों ने उस अभिलेख को जो ना इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया। मुगलों का मतलब अकबर ने उसको कौशाम्बी से लेकर के वहां इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया। अब समुद्रगुप्त जो है ना, गुप्त वंश का एक मात्र ऐसा शासक था जिसने परम भागवत, अब ये ऊपर का हम मिटा सकते हैं आराम से, ये विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन की संख्या दी। अभी गुप्त वंश का समुद्रगुप्त जो ना, समुद्रगुप्त बारे में बात हो रही है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण की। अब इसके साथ साथ इसने कविप्रिय, अश्वमेघकर्ता, एवं विक्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुप्त साम्राज्य में सबसे अधिक उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक जो समुद्रगुप्त था। ठीक है, अब बात करते हैं समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी। अब इसके बारे में इतनी बात डीपली से हो चुकी है। अब समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो रहा चंद्रगुप्त द्वितीय जो रहा समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी। अब इसका जो टाइम पीरियड था 380 से लेकर 415 तक। ठीक है, अब इसने अपने शासनकाल में क्या किया? अब आप लोगों को मालूम होगा कि फैहान, चीनी यात्री फैहान जो भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में आया था। ठीक है, इतना मालूम हुआ आपको। अब इसने शकों पर, क्योंकि इसके शासनकाल में शकों का आक्रमण चालू भी हो गया था। ठीक है, तो इसने शकों को पराजित करके चांदी के सिक्के चालू किए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए, जिनका नाम रुपया था। ठीक है, ये इतिहास में आपको मिलता है रुपया, ये नाम। अगर रुपया की बात की जाए आधुनिक भारत में या प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य से ही रुपया नाम की प्रचलित प्रथा प्रारंभ हुई थी। रुपया से ही रुपया का प्रचलन आगे हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के थोड़ा दरबार के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त का द्वितीय का जो दरबारी कवि था वो साब था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबारी कवि था वो साब था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा, अब ऊपर ये हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबारी, चंद्रगुप्ती एक ऐसा कहा जाता है कालिदास के पुस्तक में, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी, और ऐसे बहुत सी पुस्तकें हैं, राममिहिर के पुस्तकों में मिलता है कि इस चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न ठीक है, जिनमें से प्रथम थे कालिदास, जिनका बहुत ही इनके दरबार में रोल रहा, कालिदास। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पे वराहमिहिर, फिर धन्वंतरी, ये 3 अक्षर इंपॉर्टेंट है। और भी हैं 6 और भी हैं, वो ज्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन 3 ही इंपॉर्टेंट हैं ज्यादातर के, धन्वंतरी, वराहमिहिर और कालिदास। और कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर हम गुप्त भारत की इतिहास की बात करें तो 2 ही भारत के इतिहास में पुस्तकें रही हैं, एक भागवत गीता और कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम।
अभिज्ञान कुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम ने कालिदास जी ने राजा दुष्यंत और शकुंतला की चरित्र चित्रण किया है अभिज्ञान शकुंतलम में। और कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम और ये जो अपनी हिंदू धर्म में भागवत गीता है, ये दो ही मात्र ऐसी भारतीय इतिहास में पुस्तकें रही हैं जिनका यूरोपीय भाषा में मतलब ट्रांसलेट किया गया है, यूरोपीय भाषा में उनका अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फैहान इनके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और चांदी का सिक्का इन्होंने प्रारंभ किया, इसका नाम रुपैया था। शकों के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी का सिक्का प्रचलित किया। बस इससे इतना ही समझो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में जो डीपली है, बस और ज्यादा नहीं पूछे। अब कुमारगुप्त के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड रहा 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी के बीच में रहा इसका। अब कुमारगुप्त से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि पटना में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना कुमारगुप्त ने किया था। अब तो इस पीरियड में तो नहीं ज्यादा, लेकिन पुराने समय में ये पटना जो है ना, पटना शिक्षा का बहुत ही बड़ा केंद्र हुआ करता था। और एक पटना रहा, और पाटिलपुत्र कह सकते हैं, क्योंकि उस समय इसका नाम पाटिल ही पुत्र ही था। और फिर उज्जैन को उज्जैनी भी कहते हैं। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे तट पे बसा है। और ये जो है ना पाटिलपुत्र पटना, इसे आधुनिक भारत में पटना भी कहते हैं, ये गंगा और सोन नदी के संगम पे बसा है। अगर पाटिलपुत्र की इस शहर की स्थापना की बात कर लें थोड़ा, तो इस शहर की स्थापना जो है ना हरेक वंश का चौथा शासक था उदयन ने पाटिलपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये तो पिछली बात होगी। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। उज्जैन और पाटिलपुत्र जो शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र रहे थे गुप्त साम्राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, बस इससे ही दो ही क्वेश्चन बनते हैं, बस और ज्यादा नहीं। अब बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त ये भी बहुत अब स्कंदगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। स्कंदगुप्त इसके शासनकाल में ही भारत में हुड़ों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। हुड़ों का आक्रमण भारत में प्रारंभ हो गया था। अब हुड़ों का आक्रमण भारत में प्रारंभ हो गया था, ठीक है, इसी के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इसका टाइम पीरियड 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा स्कंदगुप्त। अब सौराष्ट्र नाम गुजरात में पड़ता है, आप लोगों ने सुना ही होगा। सौराष्ट्र जो ना गुजरात में पड़ता है, वहां एक चंद्रगुप्त मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पे एक झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, पर्वत पर, उसका नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का स्कंदगुप्त ने जीर्णोद्धार करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, अब सुदर्शन झील का निर्माण की बात की जाए तो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अब जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, अब इसका ये तीसरा शासक था। स्कंदगुप्त से पहले भी एक शक राजा था रुद्रदामन, उसने भी इस झील का साफ सफाई या पुनरुद्धार कराया था। और नंबर 2 पे आते हैं स्कंदगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य से बिलोंग करते थे। जो रुद्रदामन था वो शक साम्राज्य से बिलोंग करता, शक वंश से बिलोंग करता था, जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया। अब इससे ही 2 क्वेश्चन बनते हैं। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार गुप्त शासक किसने कराया था? तो स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण भारत में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा आगे तो नहीं कुछ पूछा जाता है।
अब और इस वंश का अंतिम शासक जो रहा विष्णुगुप्त। इस वंश का अंतिम शासक जो ना, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अब थोड़ा हम फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट अब इधर तो आप लोगों का हो ही गया। अब गुप्त वंश की भाषा कौन थी? गुप्त वंश की भाषा जो ना मतलब राष्ट्रीय भाषा या कह सकते हैं, तो उस राजकीय भाषा कौन थी गुप्त वंश की? तो संस्कृत राजकीय भाषा, संस्कृत थी। गुप्त वंश में राजकीय भाषा संस्कृत थी गुप्त वंश लोगों की, ठीक है। अब इन शासन काल में अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है, इन्होंने सोने के सिक्के भी प्रचलित किए। सोने के सिक्के प्रचलित किए गुप्त शासकों ने। अब सोने के जो सिक्के प्रचलित किए थे उनका नाम इन्होंने अपने स्तर से रखा था, उनका नाम दिनार था। उन्हें दिनार नाम से जानते थे। किस नाम से? दिनार के नाम से, ठीक है, दिनार के नाम से जानते थे सोने के सिक्के। अब जो सोने के सिक्कों की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों की बात की जाए तो हिंद यूनानी, थोड़ा देख लेते हैं, डिप्टी पीछे बैग खोल रखते हैं, सोने का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। सोने का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं कि सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी में जारी किए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। अब सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो गुप्त वंश के शासकों ने जारी किए थे। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त साम्राज्य में जारी किए थे, जिन्हें हम दिनार के नाम से जानते थे। अब रही बात सबसे शुद्ध सोने के सिक्के की बात करें तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए शुद्ध सिक्के। अब इन वंश की जो राज्य भाषा वो संस्कृत थी। अब गुप्त वंश का वर्णन जो है ना वायुपुराण में मिलता है। अब थोड़ा इसके बारे में देख लें थोड़ा और डीपली से, ठीक है। अब गुप्त साम्राज्य में देश जो ना प्रादेशिक इकाइयों में सबसे बड़ी जो इकाई थी वो देश थी। देश के शासक को जो ना गोपना के नाम से जानते थे। किस नाम से? गोपना। अब जैसे भारत में इस समय भारत तो एक ही है पूरे ऑल इंडिया में। अब इसके छोटे छोटे पार्ट हैं, स्टेट जिन्हें बोलते हैं, वो राज्य, छोटे छोटे राज्य हो गए। अब राज्य के शासकों को यानी कि मुख्यमंत्रियों को हम सीएम बोलते हैं, ठीक है, वैसे हम राज्य बोलते थे। अगर पूरे भारत की बात की जाए, पूरे भारत के शासक की या राष्ट्रपति या पीएम भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई थी वो देश थी। देश के शासक को गोपना कहा जाता था और था भुक्ति। अब देश से जो छोटी इकाई आती थी जैसे कि स्टेट के यानी कि भुक्त के शासक को उपरीत कहा जाता था, ठीक है। और भुक्त से भी एक नंबर नीचे आता था इसे विषय, और विषय के शासक को विषयपति के नाम से जानते थे। और ग्राम के शासकों को महत्तर या ग्रामिक के नाम से जानते थे। महत्तर या ग्रामिक के नाम से हम जानते थे गुप्त साम्राज्य में। और गुप्त साम्राज्य में सबसे छोटी प्रादेशिक इकाई जो थी उसे पेट के नाम से जानते थे। पेट के नाम से हम जानते थे गुप्त साम्राज्य में सबसे छोटी प्रादेशिक इकाई को पेट, यानी कि विषय से भी छोटी है, जैसे एक गांव या फिर एक गांव का समूह, उसे हम पेट के नाम से जानते थे, ठीक है। ये तो
ठीक है। और सिंचाई के लिए राहत घंटी का प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए राहत घंटी का प्रयोग करते थे। और सबसे पहले मंदिर जो ना बनाने की कला का जो प्रारंभ हुआ था वो गुप्त साम्राज्य में ही हुआ था। मंदिर बनाने की पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे, या मौर्य वंश में देख लिया जाए तो कहीं मुझे मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सिर्फ गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिन्होंने मंदिर बनाने की कला को प्रचलित किया। ठीक है, अब मंदिर बनाने की कला को प्रचलित किया। अब उसके बाद देख लेते हैं नीचे, किसी के सती होने का प्रमाण जो है ना भानुगुप्त के शासन काल में एरण अभिलेख से मिलता है। इसमें किसी भोजराज की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी का जो है ना प्रमाण मतलब सती हो जाती है। इस वहां से एरण अभिलेख से मिलता है मुझे किसी के सती होने का प्रमाण। भानुगुप्त उस समय भानुगुप्त शासन क्या करते थे। और सती पे थोड़ा देख लेते हैं आधुनिक भारत में सती प्रथा को। अब शुरुआत तो भानुगुप्त के शासन काल में हुई एरण अभिलेख से, लेकिन समाप्त कब हुई? समाप्त अभी बताओ हुई है समथिंग 1829 में। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंद किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे बंद किया, सती प्रथा को। ठीक है, आधुनिक भारत में। अब देख लेते हैं तांबे। अब गुप्त साम्राज्य का रामगुप्त एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने तांबे का सिक्के का प्रचलन जो है ना रामगुप्त ने किया। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में कि गुप्त वंश का एकमात्र ऐसा कौन सा शासक था जिसने तांबे सिक्के का प्रचलन किया? तो रामगुप्त, देख लेना। और इस साम्राज्य में लगान की जो दर हुआ करती थी वो 1/6 हुआ करती थी। यानी कि अगर आपके पास 60 किलो गेहूं होंगे तो 10 किलो आपको राज्य का जो शासक होगा उसको आपको देना ही पड़ेगा, 10 किलो गेहूं। और 60 में से 10 किलो देना है तो आपके पास कितने बचे? 50 किलो आप गेहूं घर ले जाइए। ये लगान की दर थी। अब गुप्त शासक विष्णु के बहुत ही बड़े उपासक थे। ठीक है, गुप्त शासक विष्णु के उपासक थे। और संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगर स्वतंत्र भारत में देख लिया जाए तो इधर हो सकता है। स्वतंत्र भारत में थोड़ा एक राजस्थान में जगह पड़ती है, राजस्थान में भरतपुर जिला पड़ता है। भरतपुर बयाना नाम के स्थान, राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना नामक स्थान पर सबसे ज्यादा 1947-48 में इस जानकारी का पता लगा। ठीक है, सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के मिले। सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के जो ना बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले में मिले। अब गुप्त साम्राज्य में बात कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य में और कौन लेखक रहे जो भारतीय इतिहास में बहुत ही ज्यादा फेमस रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है उनका भारत में, तो देख लेते हैं। आर्यभट्ट जो ना, इनकी पुस्तक आर्यभट्टम, इनकी पुस्तक आर्यभट्टम। सूर्य सिद्धांतम। इन दो पुस्तकों की रचना जो है ना आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने 2 पुस्तकों की रचना की थी, एक आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांतम। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा। अब इनके गुप्त साम्राज्य में सबसे अधिक जो मंदिर जो 2 अक्सर ज्यादा पूछे जाते हैं मंदिर। एक दशावतार का मंदिर जो ललितपुर जिले के पास, ठीक है, ललितपुर जिले मध्य प्रदेश में है दशावतार मंदिर। ठीक है,
दशावतार मंदिर, दशावतार का मंदिर ललितपुर, ठीक है, ललितपुर में है। अब इसके बाद देख लेते हैं भीतर गांव मंदिर, भीतर गांव मंदिर जो आपका कान्हीपुर में है, जो आपका कानपुर में है भीतर गांव मंदिर। इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है भीतर गांव मंदिर में, ठीक है, भीतर गांव मंदिर में। ये कानपुर के पास है, कानपुर यूपी, कानपुर यूपी। अब गुप्त साम्राज्य जो है ना, ये गुप्त साम्राज्य के शासक जो ना विष्णु के उपासक हुआ करते थे, विष्णु के उपासक हुआ करते थे, विष्णु के उपासक। विष्णु के उपासक हुआ करते, गुप्त साम्राज्य वंश के जो शासक थे वो विष्णु के उपासक हुआ करते। और विष्णु के साथ ही साथ ये अन्य धर्मों को भी मान्यता देते थे। या देखो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गुप्त साम्राज्य के जो शासक हुए वो गुप्त विष्णु के ही उपासक रहे, ऐसा नहीं है। और एक क्वेश्चन आपसे मुझसे साथ रह गया है, जो समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त विष्णु, ये भी विष्णु को उपासक, इनके सारे शासक जो विष्णु के उपासक रहे। और समुद्रगुप्त जो था ये संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, संगीत का बहुत ही बड़ा प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसके द्वारा सिक्के जारी किए हुए, सिक्कों पर वीणा वादन करते दिखाया गया है। इससे तो यह अनुमान लगाया जा सकता है ये संगीत का बहुत ही बड़ा प्रेमी रहा होगा, ठीक है। इससे अनुमान तो जाहिर से लगाया जा सकता है ये संगीत का ही बहुत बड़ा प्रेमी रहा होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। इसके साथ ही इसने विक्रमांक और भी कई। अब इनका जो पतन हुआ, इनका पतन का कारण क्या हुआ, अब पतन के बारे में देख लेते हैं। गुप्त वंश का पतन कैसे हुआ। गुप्त वंश का पतन की बात कर लें तो गुप्त वंश की पतन इनका कैसे हुआ। देखो गुप्त वंश का जो कुमारगुप्त के बाद विष्णुगुप्त आया, विष्णुगुप्त आया, विष्णुगुप्त के बाद, ठीक है, जो गुप्त साम्राज्य के शासक रहे उनकी जो केंद्रीय शक्तियां थी वो क्षीण होने लगी, ठीक है। और तथा इनके राज्यों का क्रमिक पतन जो अलग अलग पार्टों में डिवाइड होने लगे, एक दूसरे राजाओं ने आक्रमण कर दिया और इनकी केंद्रीय शक्तियां जो है ना क्षीण होने लगी। कोई शासक जो है ना केंद्र की सत्ता को सही से नहीं अडॉप्ट कर पाया, इसीलिए ये गुप्त साम्राज्य जो है ना धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। तो मेरे ख्याल से अब तो कुछ छूटा ही नहीं होगा। संस्थापक तो संस्कृत, इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से तो कुछ कोई छूटा ही नहीं है। अगर छूट भी गया हो तो उसके लिए यार सॉरी, देख लेना यार कहीं। अब क्या बताया यार, जितना अपना नॉलेज है यार उतना ही तो आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और गलती अपना छोटा भाई समझ के यार माफ कर देना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।